नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मनुष्य के शरीर से संबंधित 100 प्रश्न। कितने फ्रेंड्स? तो 100 प्रश्न हैं इस क्लास में। आप अंत तक हमारी इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, यहीं से आप कंप्लीट कर लेंगे। एक बात और फ्रेंड्स, बायोलॉजी की संपूर्ण सीरीज़ जो टोटल बायोलॉजी है उसकी मैराथन समेत आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देखना चाहें तो पहले वो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहना चाहता है। शरीर के किस भाग से पित्त रस अर्थात बाइल जूस का उत्पादन होता है? ऑप्शन है हृदय, गुर्दे, फेफड़े, यकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन है आपके सामने 8, 30, 32, 34। इसका सही उत्तर होगा 8। कहने का मतलब है मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। फ्रेंड्स, वहीं अगर चेहरे की बात करें तो चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन में बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के ऑप्शन दिए गए हैं आपको 12, 10, 14, 11। 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है? ऑप्शन है जांग में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जबड़ा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है सबसे मजबूत अस्थि जो होती है आपकी जबड़े में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? ऑप्शन है आपके पास कान, घुटने, उंगली, नाक। तो फ्रेंड्स, कान की होती है। कौन सी होती है? कान की, जिसका नाम है स्टेपिस। क्या नाम है फ्रेंड्स? स्टेपिज नाम होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कह रहा है मानव शरीर में, अगले क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको निहाई, जिसे इनकस बोलते हैं, टोहला बोलते हैं, स्टेपीज, कान की हड्डी, जांग की हड्डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका जांग की हड्डी। बड़ी हड्डी उसे फ्रेंड्स फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा टांग। कहने का मतलब है टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन है मेरुदंड, जांग, रिबकेस, भुजा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जांग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? ऑप्शन है स्थूणक, रकाब, उर्वस्थि, ककुद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्वस्थि। कहने का मतलब है उर्वस्थि मानव शरीर के हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 32 दांत होते हैं। 32 दांत में 20 दांत ही 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत 2 बार विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छोटी आंत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? ऑप्शन है प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्टिडेज और एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एमाइलेज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेलुलोज, पेप्सिन, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइलिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। देखिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजाइम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की बहुत आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 16, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन है प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो ऑप्शन है आपके पास बाल्य ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी, ग्रॉस नली। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रॉस नली। कहने का मतलब है ग्रॉस नली एक आहार नलिका होती है जिसे हम ग्रसनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन है वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, शर्करा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन है आंत, अमाशय, अग्न्याशय, यकृत। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। कहने का मतलब है यकृत अंग एक ऐसी स्थिति होती है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने का कार्य करता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन है यकृत, अमाशय, अग्न्याशय, ग्रहणी। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा यकृत। कहने का मतलब ऑप्शन ए, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पित्त या बाइल किसमें जमा होता है? ऑप्शन है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्ताशय में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगला, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, पेस मेकर का जो संबंध है, ऑप्शन दिए गए आपके गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हृदय। कहने का मतलब है पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 24, पेस मेकर का क्या कार्य है? पेस मेकर का क्या कार्य है? ऑप्शन है मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना,
ये पेसमेकर का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 25, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हृदय। कहने का मतलब है गति प्रेरक का संबंध हृदय से है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ऑप्शन है हृदय, सिरा, धमनी, कोशिका। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धमनी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमेग्नोमीटर की आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन है बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय, ग्रास नली। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हृदय। लव डव का संबंध या लव डव ध्वनि का संबंध हार्ट से हृदय से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन है आँखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाने में, रक्त प्लेटलेट्स की निगरानी या गिनती करने में, रक्तचाप को मापने में, या रक्त धमनियों का पता लगाने में। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्तचाप को मापने के लिए। ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर या पल्स रेट क्या होती है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन दिए गए हैं 2 बीट प्रति सेकंड, और फ्रेंड्स दूसरा है 80 से 90 बीट प्रति सेकंड, 70 से 80 बीट प्रति सेकंड, या 97 बीट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो 70 से 80 बीट प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? फ्रेंड्स बिल्कुल आसान सा सवाल है, यहाँ पर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो 120 से 80 mmHg होता है। ठीक है फ्रेंड्स। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो याद रखना फ्रेंड्स, मानव रुधिर का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। एक बात और याद रखना, इतना ही pH मान मनुष्य के आंसुओं का भी होता है। ठीक है। वहीं अगर जल की बात करें तो जल का pH मान, जिसे आप वाटर बोलते हो, 7 होता है। वहीं अगर दूध की बात करें, जिसे मिल्क बोलते हो, तो उसका 6.4 होता है। वहीं अगर सिरके की बात करें तो सिरके का मात्र 3 होता है। कितना? 3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है 33, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82%, 91 से 92%। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा वो 91 से 92% हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। कहने का मतलब है रक्त में आयरन पाया जाता है। 35, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? ऑप्शन है आपके पास मस्तिष्क, अस्थिमज्जा, हृदय, फेफड़ा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थिमज्जा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो 36 का जो फ्रेंड्स, अगर हम ब्लड की बात करें तो किडनी में केवल ब्लड शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखना ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मेसिस या फिर पैरालिसिस। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायलिसिस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 38, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। फ्रेंड्स इसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो आरबीसी रेड ब्लड कर्पसेल्स और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स। ठीक है, 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब है रक्त में लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नाश करना, या रक्ताल्पता का निवारण करना, या लौह का उपयोजन। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीवद्रव्य। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीसी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसके फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय सिराएं या फुफ्फुस सिराएं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा वो फुफ्फुस सिराएं हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन बताया कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय ले जाती हैं। तो एक बात ध्यान रखना, फेफड़ों से हृदय की ओर लाती हैं फुफ्फुस सिराएं और हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाती हैं धमनियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था पीछे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है लोहित कोशिकाएं, बिम्बाणु, लसिकाणु या श्वेताणु। इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। बिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, लसिकाणु को लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, श्वेताणु को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। पर क्वेश्चन ने कहा है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहित कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं 43, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। ऑप्शन है फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेपेरिन। तो हेपेरिन भी लिखा होता है फ्रेंड्स। तो हेपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जो है नहीं जमता। वहीं रक्त का थक्का की बात करें तो विटामिन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, बोसोफिल्स, या फिर लाल रक्त कणिकाएं, या फिर इओसिनोफिल्स। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीसी, जिसे आप श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। एंटीबॉडी निर्मित होती है। ऑप्शन है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल या फिर न्यूट्रोफिल। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है
फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क या अस्थि मज्जा। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा, परिशोधिका। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लीहा। कहने का मतलब है आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, मानव या मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 दिन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन है हृदय, तिल्ली, यकृत, अस्थि मज्जा। तो याद रखना रेड ब्लड कैप्सल्स का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अर्धशतक हो गया है फ्रेंड्स। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा, हृदय। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थि मज्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, उसका आकार बढ़ेगा, उसका आकार घटेगा, उसका संख्या बढ़ेगी, उसका संख्या घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा गया फ्रेंड्स? उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स उसकी संख्या जो है वो हमेशा प्लस होगी, कहने का मतलब है बढ़ेगी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, उसकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52, सफेद रक्त कण अर्थात WBC व्हाइट ब्लड कर्पसल्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, या रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, WBC, पट्टिकाणु या जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WBC, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54, एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, या हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, या प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, या विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो एंटीजन है ये प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यदाता या सर्वग्राही होता है? ऑप्शन है ए या AB या बी या ओ। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक सर्वग्राह्यता। फ्रेंड्स, ग्राह्यता का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने शायद सर्वदाता बोल दिया था, सर्वग्राही ध्यान रखना। जो सर्वग्राही की अगर बात करें तो AB होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? AB होता है। सर्वग्राही जो ब्लड होता है वो AB होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं अगर सर्वदाता की बात करें, किसकी? सर्वदाता की, तो वो फ्रेंड्स O होता है। कौन होता है? O होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड्स, मैंने पीछे बताया था, ऑप्शन
देखिए ए बी या ए बी या ओ, तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर हो जाएगा वो दाता मैंने पीछे बताया था कि ओ होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 58, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, केवल ओ वाले व्यक्तियों से वो रक्त ले सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? ऑप्शन है मेडुला, थैलेमस, पॉन्स, पिन्ना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पिन्ना। कहने का मतलब है पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है, मेडुला, थैलेमस, पॉन्स ये सारे मस्तिष्क के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसान और संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है? सेरेब्रम, पोनास, सेरेबेलम या मेडुला। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरेबेलम। ऑप्शन ऑप्शन फ्रेंड्स जो है आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन है आपके पास यकृत, हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी। क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क। सेरेब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन है मस्तिष्कांका, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमस्तिष्क। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं या यकृत कोशिकाएं। 63 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा। कह रहा है मनुष्य में मेरुदंड की से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ऑप्शन है 12, 13, 31 या फिर 33। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 65, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या कशेरुक रज्जु में या तंत्रिका तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर हो जाएगा वो कशेरुक रज्जु में हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो कशेरुक रज्जु में होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस या फिर जल अवघटन। क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायु श्वसन। कहने का मतलब है सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को वायु श्वसन कहते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन 67 क्या कह रहा है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा लगभग होती है? तो याद रखना फ्रेंड्स, केवल 4% होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, फ्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल या फिर ग्लाइकोज व एटीपी या फिर फ्यूमेरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पायरुविक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 69, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत, वृक्क, प्लीहा या मूत्राशय थैली। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा कि स्तनधारी जो होते हैं यूरिया जो है यकृत में बनाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, अग्नाशय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उत्तर होगा वो हो जाएगा गुर्दा। कहने का मतलब है मानव शरीर से नाइट्रोजनी अवशिष्ट को हटाने के लिए गुर्दा अपना कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 71, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन है पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोक्रोम। कहने का मतलब है मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है।
क्वेश्चन नंबर 72, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? ऑप्शन है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। तो फ्रेंड्स 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेफ्रॉन, जैसे कि यहाँ पर टिक लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 की। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ऑप्शन है फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क। क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स वृक्क। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है आपके पास शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए, या शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। तो याद रखना फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 74 है इसका उत्तर हो जाएगा शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, सामान्यतः निषेचन किसमें होता है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, या योनि में। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंड वाहिनी नली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहना चाहता है आपसे, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड, या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्ट्रासाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ऑप्शन है आपके गर्भाशय, बीजांडसन, अंडाशय, अपरा पोशिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भ्रूण के विकास के लिए अंडाशय बीजांडसन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीजांडसन का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करेंगे फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 78 की। कह रहा है कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, या जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब से होता है, या जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, या जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है तो ऐसी परिघटना क्या कहलाती है? टेस्ट ट्यूब बेबी की कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन है माँ के रक्त समूह से, पिता के रक्त समूह से, माता पिता के RH कारक से, या गुणसूत्र से। तो फ्रेंड्स ये तीनों तो गलत हैं। ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब है बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है वो गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 80 है आपके सामने। कह रहा है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी, या साइकेडेमी। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी किसके लिए है? तो स्त्रियों के लिए। वहीं फ्रेंड्स अगर बोले वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी जो आपका ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा पुरुषों के लिए। किसके लिए हो जाएगा? पुरुषों के लिए। तो आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, पुरुषों के लिए वैसेक्टोमी और स्त्रियों के लिए ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कह रहा है एमनियोसेंटोसिस तरीका किसको बताता है? एमनियोसेंटोसिस तरीका किसको बताता है? भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, या फिर प्रोटीन एवं एमिनो एसिड के अनुक्रम को, या फिर हार्मोन के प्रकार को। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रूण के लिंग को, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने 82, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 82 क्या कहना चाहता है उस पर गौर करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है थायराइड, जठर, यकृत, अग्नाशय। तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जठर, क्योंकि जठर एक प्रकार का रस है जिसे आप क्या कहते हो? जूस। ठीक है,
और बाकी सारी थायराइड ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है और अग्नाशय भी आपकी एक प्रकार की ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 83, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? अग्नाशय, अवटु, पीयूष, प्लीहा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, कहने का मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84। 84 कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रण करने का कार्य करती है? तो ऑप्शन है आपके पास अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, रीनल ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, कह रहा है कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रण करने का कार्य करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है, कह रहा है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर गौर करना है, जैसे कि बताया गया है ऑप्शन TSH, FSH, LTH और या फिर ACTH। तो इसका उत्तर हो जाएगा TSH। अब एक बात समझ लीजिए, उसने कहा है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो देखिए यहाँ मैंने बताया आपको TSH अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है फ्रेंड्स? एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है ना। और ये हार्मोन कहाँ और कब कैसे कार्य करता है? तो देखिए एक आवश्यक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड की गतिविधि को नियंत्रण करने का कार्य करता है। जब रक्त में थायराइड हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो ये थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने के लिए सिग्नल भेजता है। ठीक है, चलिए 87 की बात करें। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड या गाइटर रोग हो जाता है, ठीक है, कौन सा गाइटर रोग हो जाता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी या फिर एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, ऑप्शन है, देखिए एक ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, एक है पैंक्रियाज, एक है थाइमस, एक है थायराइड। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायराइड। कहने का मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन अगला 88 कहना चाहता है किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? क्या होता है? मिक्सीडीमा होता है। ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अवटु ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवटु ग्रंथि। कहने का मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको समझना है किसकी संक्रिया, तो याद रखना अवटु ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसको कहा जाता है? ऑप्शन है थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन या फिर एड्रीनेलिन। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा थायरोक्सिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर थायरोक्सिन को कहा जाता है। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कौन सी पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है यकृत, मस्तिष्क, गुर्दा, गर्भाशय। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क। कहने का मतलब है जो पीनियल ग्रंथि होती है फ्रेंड्स वो मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 किस हार्मोन में आयोडीन होता है? क्या किस हार्मोन में आयोडीन होता है? ऑप्शन है थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर इंसुलिन या फिर एड्रीनेलिन। तो क्वेश्चन नंबर जो 91 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायरोक्सिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब है थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है? क्या कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है? ऑप्शन है अवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क या फिर परा अवटु। ठीक है फ्रेंड्स, तो
यहाँ पर जो 92 है क्वेश्चन, इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा परावर्तु। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, वो है परावर्तु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए 93 में कहा गया है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। क्या 93 कह रहा है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल या फिर पिट्यूटरी। तो क्वेश्चन नंबर जो 93 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थायराइड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की। किसकी? 94 की। कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ऑप्शन है एस्ट्रोजेन, एंड्रोजेन, ऑक्सिन, इंसुलिन। तो क्वेश्चन नंबर जो 94 है इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है फ्रेंड्स ये एक फीमेल हार्मोन है। ठीक है, कौन सा? फीमेल हार्मोन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन एसएससी ने एक बार पूछा था फ्रेंड्स, बहुत भारी मात्रा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन, एड्रीनेलिन या फिर एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रीनेलिन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे 96 क्वेश्चन की। 96 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसमें अगर बात करें तो देखिए आपके सामने लिखा है मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है। ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस से या फिर पित्तपिंड से। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। कहने का मतलब है मानव शरीर में रक्तचाप जो है अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 97 जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन है एड्रीनल, पिट्यूटरी, थायराइड या उपर्युक्त सभी। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एड्रीनल। कहने का मतलब है एड्रीनल ग्रंथि से ही जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन है आपके पास एड्रीनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्न्याशय या थायराइड। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अग्न्याशय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। तो देखिए नमक है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है। तो फ्रेंड्स इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पास यकृत, गला, कांख और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो 100 वाला है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा इसका उत्तर। यदि आप सारे क्वेश्चन करते हैं तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ।